Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with a new video for class 10th. आज day 5 है sample paper challenge का. That means we are doing sample paper 5. So congratulations to all. हमने 4 sample paper successfully कर लिए हैं. And moreover अगर अब आपके winter vacations के बाद pre board आ रहे हैं, so I'm so happy कि आप उसी में अपने marks को increase होते हुए देख लोगे अगर आपने ये sample papers regularly करे हैं तो. और अगर नहीं भी करे you can still do it. बाकी सारे sample papers का link भी नीचे description box में दिया गया है. All right, so let's start with the day 5 sample paper. All right, and day 5 sample paper में हम कर रहे हैं sample paper 5. ठीक है, अब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है. नाउ वी आर डूइंग सेक्शन ए. सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का है और सेक्शन ए में हम क्या कवर कर रहे हैं? रीडिंग स्किल्स. अगेन टेलिंग सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका 10 मार्क्स का है एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 10 मार्क्स का है. क्लियर? तो ये है आपका रीडिंग स्किल्स. क्लियर? तो अब हम फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन आप 3 तरीके से कर सकते हो. हम अगेन रिपीटिंग, या तो आप पूरा कॉम्प्रीहेंशन फोकस लगा के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही बार समझ के रीड करो और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, या फिर पहले सारे क्वेश्चंस रीड करो फिर कॉम्प्रीहेंशन रीड करो. और तीसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन रीड करो कॉम्प्रीहेंशन पे आओ, क्वेश्चन रीड करो कॉम्प्रीहेंशन पे आओ, क्वेश्चन रीड करो कॉम्प्रीहेंशन पे आओ. लेकिन तीनों में एक ही कंडीशन है कि कॉम्प्रीहेंशन जब आप रीड करोगे आपका माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और पूरे फोकस के साथ होना चाहिए. ये नहीं कि मैं देख लूँ वो क्या कर रहा है, वो लिख रही है या नहीं लिख रही, क्या उसको पेपर आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता. ये सब नहीं सोचना. आपने 15 मिनट ढंग से इसको देने हैं एंड आई बेट यू ऑन दिस कि आप एक ही बार कर लोगे. बस फोकस होना चाहिए, समझना है आपने. ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन को. तो पहले मैं क्वेश्चन देखती हूँ कॉम्प्रीहेंशन का. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज अबव. ऑन द पैसेज अबव, जो पैसेज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट में से बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है रीजन फॉर द यंगस्टर रिएक्शन टू द पोस्ट ही मेड इन द पास्ट. अब पैसेज रीड करेंगे उसमें हमें पता लग जाएगा कि यंगस्टर का क्या रिएक्शन टू द था पोस्ट को लेके विच ही मेड इन द पास्ट. तो उस कौन सी स्टेटमेंट है ऐसी पैसेज में जो उसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है? ऑप्शंस क्या है? ही डिड नॉट वांट टू रिमाइंडेड ऑफ द पास्ट, he was reminded of the bitter past, he felt it unnecessary, he was embarrassed of the post. ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया, ढंग से समझ भी आ गया हमें क्वेश्चन. अब हम पैसेज रीड करते हैं और ढंग से समझते भी हैं. ठीक है. A youngster quit Facebook in December after spending over 3 years on the social networking site. With that one act, he bid a silent adieu to more than 300 contacts that he had added to his account during the period. Like almost everyone from his friend circle, the 20-year-old was a regular on the service, visiting it every day to post photos and status updates. But last few weeks, a new feature on Facebook called Timeline forced him to reconsider the pros and the cons of being on the networking site. Everyone has some skeletons in their closet, and I am just not comfortable with Facebook digging up and displaying all the facets of my life on a bulletin board, says this youngster who joined the network in July 2007 while he was in class 11th. ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब वो कितने साल का है? Now he is of 20-year-old. ठीक है, समझ आया? लाइक द 20-year-old. ठीक है, और ये 2007 जुलाई की भी बात हो रही है. Facebook, you see, had compressed the timeline he spent on the site and arranged it in a chronological order. While he initially liked the new neatly organized scrapbook-like feature, he wasn't happy to reveal posts from the past that until the recently were hidden under layers and layers of recent update. Just clicking on date on the timeline could transport his friend back in time and enable them to view every embarrassing comment, like or photo he had posted in his profile. चलो, अब एक चीज़ मैं ऑनेस्टली पूछती हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना और मैं भी उसका ऑनेस्ट आंसर दूंगी. कभी आपकी फेसबुक की टाइमलाइन पे या इंस्टा की टाइमलाइन पे, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, उसमें बहुत पुरानी फ़ोटो आ जाती है या
आपकी फ़ोटो गैलरी में बहुत पुरानी फ़ोटो आ जाती है जो आपका फ्रेंड देख लेता है, या कमेंट कोई ऐसा होता है जो आपको फ्रेंड देख लेता है, तो क्या आपको एम्बैरेस फील नहीं होता कि यार मैं कैसा सा था, या आपको अपने ऊपर हंसी आती होगी कि यार देखो मैं कैसी सी थी, राइट? तो यहीं पे नरेटर के साथ ये हुआ. ही सेड just clicking on date on timeline could transport his friend back in time and enable them to every embarrassing comment, link और photo he had posted on his profile. तो embarrassment उसको feel होती है. तो ये हमारे पास option भी था. He was embarrassed of the post. ठीक है. तो youngsters का क्या reaction होता है to the post that they had made in the past, that they get embarrassed of the post. Clear? Now let's read the next question. And next question हमारा क्या कहता है? Based on your reading of the text, list any disadvantages of the social media site Facebook. ठीक है, आपने 2 डिसएडवांटेजेस करने हैं. एक डिसएडवांटेज तो अभी हमने पढ़ भी लिया है कि जो साइट है वो हमारे पुराने पोस्ट को रिवील करती है, हमारे पुराने कमेंट्स को रिवील करती है, जिसके वजह से हम कंप्लीटली एम्बैरेस हो जाते हैं. ठीक है, समझ आया? ये तो हमने एक कब पढ़ा ही था. मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ उसको. ये रहा यहाँ पे. Enable them to view every embarrassing comment, link or photo he had posted on his profile. So this is the one disadvantage we can write. Then now let's read. I think it's a recipe for disaster, he says. In 2007, I had some wall posts which seemed appropriate at the time, but now after a lapse of 4 years, I have moved on and don't want them to be openly displayed for all to see. He is not alone. Many users worried about how the Facebook activity could possibly affect their offline lives are choosing to comment. Facebook's suicide. While some have privacy concern, others feel that the site meant to bring them closer to their friends actually does the opposite. It reduces their friendship to something superficial. Clear? Then, poking and liking are not enough to keep a friendship going, says a business analyst. Having quit Facebook 3 years ago, she prefers meeting her real friends face to face instead of reading their tight posts online. On Facebook, people hype everyday issues including what they ate and where they went on a daily basis, says this analyst who continues to use Twitter. Facebook has become a time sink and it could not justify the time I spend on it, he says. I spend more time calling up friends or relatives over the phone now. I also go out and meet people whenever possible and have a good offline life. I do not regret the change. Today, Facebook has 800 million users, of which 37 million are Indians. The site has become an online identity for most, and many of those who decided to quit cannot overcome the withdrawal symptoms and return. Facebook, fully aware of its addictive powers, facilitate this return by allowing user to deactivate their account but continues to store information on its server so that they can return from their break whenever they wish. Alright, तो second disadvantages मुझे यहाँ पे feel होता है, poking and liking are not enough to keep friendship going on, says a business analyst. ठीक है, तो एक बार हम इसका आंसर देखते हैं. क्या लिखा है? 2 advantages of the social media site Facebook are: the site revealed posts from the past which were relevant then but are embarrassing or triggering now. People are not really connected. Likes and pokes are not real friendship. People hype what they ate and where they went on the social media site. So these are the 2 disadvantages of Facebook. Alright, complete the sentence appropriately. People are choosing to commit Facebook suicide. क्यों? Because ये अभी हमने पढ़ा. I'll show you this also. यहीं पे पढ़ा. He is not alone. Many users worried. I'll mark here. Many users worried about how the Facebook activity could possibly affect their offline lives are choosing to commit Facebook suicide. समझ आया? प्रिवेसी कंसर्न के लिए भी लोग मैटर करते हैं. सो लेट्स सी इसका आंसर क्या है. इसका आंसर ये क्या कह रहा है? मेनी यूजर्स वरीड अबाउट हाउ देयर एक्टिविटी ऑन फेसबुक कुड अफेक्ट देयर पर्सनल लाइफ. तो यही लाइन हो गई एग्जैक्टली कि मेनी यूजर्स वरीड अबाउट हाउ द फेसबुक एक्टिविटी कुड पॉसिबली अफेक्ट देयर ऑफलाइन लाइफ एंड दे चूज टू कमिट फेसबुक सुसाइड. क्लियर? Next, the passage includes some words that are opposite of each other. तो यहाँ पे हम opposites की बात कर रहे हैं. तो now we have to find out antonyms. Antonyms का again मतलब क्या होता है? अगर मैं antonyms की बात करूँ तो antonyms का मतलब ही opposite होता है. ठीक है, antonyms का मतलब ही opposite होता है. Clear? Antonym का क्या मतलब होता है? Antonym का मतलब होता है opposite. Clear?
प्रोज एंड डिजास्टर, नो इट इज नॉट अपोजिट. अ सेट बोला, एक ही सेट ढूंढना है आपने. सुपरफिशियल एंड रियल, यस सुपरफिशियल एंड रियल आर अपोजिट, रियल और सुपरफिशियल, ठीक है, असली और नकली बेसिकली. कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली. अकॉर्डिंग टू द ऑथर डैश फीचर ऑफ टाइमलाइन टेक्स अवे अ पर्सनस प्रिवेसी. कौन सा फीचर था? चेकिंग ऑन अ डेट्स टाइमलाइन. डेट टाइमलाइन जब हम चेक करते हैं, ये हमारे उसमें भी लिखा हुआ है, हमारे पैसेज में भी लिखा हुआ है कि एक फीचर था टाइमलाइन वाला, ठीक है, चेकिंग ऑन डेट्स टाइमलाइन, जिससे कंप्लीटली क्या होता है, हमारी सारी पुरानी फोटोज आ जाती हैं, ठीक है. दिस इज द फीचर ही वॉज वरीड अबाउट एक्चुअली. क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन says that why did the youngster change his mind later regarding staying on Facebook? अब youngsters जो है वो अपना माइंड क्यों चेंज कर देते हैं रिगार्डिंग टू बी ऑन फेसबुक. अब यंगस्टर की बात करें तो दे चेंज देयर माइंड लेटर बिकॉज उन्हें रियलाइज होता है कि उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन और पोस्टर जो उन्होंने पास्ट में डाला था, ठीक है, वो अब रेलेवेंट नहीं है. लोग मूव ऑन हो जाते हैं एंड समटाइम दे डोंट वांट टू सी देयर पास्ट, क्योंकि हो सकता है उनका पास्ट इतना अच्छा ना हो और वो उनका पास्ट उन्हें हॉन्ट भी करता हो. समझ आया या नहीं आया? इज दैट क्लियर? यस. सो यही आपने एक्सप्लेन करना है कि जो देखो यार फेसबुक है तो एडिक्टिव, बट जो स्टूडेंट्स है वो अपना बेसिकली माइंड क्यों चेंज कर लेते हैं, बिकॉज दे समटाइम दे फील दैट कि दे डोंट वांट टू सी देयर पास्ट. ठीक है, समझ आया या नहीं आया? क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल शो यू. एक बार इसका आंसर रीड भी कर लेते हैं. द यंगस्टर चेंज्ड हिज माइंड लेटर बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ पोस्टर put in the past may have been relevant then, but today it may not be. People move on in life and sometimes they don't want their past to haunt them. तो सेम चीज़ वहाँ पे मेंशन है. Evaluate the appropriate characteristic that can be apt for the life of the people who had quit Facebook. अब ये बताना है कि appropriate characteristic क्या है उन लोगों का जिन्होंने exactly Facebook की लाइफ को छोड़ दिया. Embarrassing and addictive. People who are on Facebook, they are addictive and they embarrassed by seeing their past post as well. Sad and hysterical Facebook वाले होते हैं. Social and real. Social हो जाते हैं, they meet their friends in real instead of poking and liking on Facebook. So the correct answer is social and real. Clear? Then moving on to the next one. In paragraph 7, the author says, अब author ने paragraph 7 में क्या बोला है? Let's see that. Allowing user to deactivate their account but continues to store information on their servers so that they can return from their break whenever they wish. State the reason for doing so by Facebook. Facebook ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि Facebook को पता है कि वो कितना addictive है, सोशल मीडिया कितना addictive है एंड लोग वापस आएंगे. That is why they offer to keep their information safe when they come back from a break. ठीक है, the social media site Facebook is fully aware its addictive powers. Hence, it offers a way out, keeping the information of the user to facilitate their easy return. Clear? So it was easy, बहुत easy था. I think इससे आप लोगों को भी कोई नॉलेज मिली होगी और कुछ लगा होगा कि वी शुड whether we should stay on Facebook or not. ठीक है, चलो अब पैसेज 2 करते हैं. पैसेज 2 करने से पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं. पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, complete the following sentence appropriately. According to the passage, wanderlust is equated to reach the level of 7 deadly sins because. ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है. कहाँ से शुरू है? यहाँ से. Tourism for millennia has been a perpetual industry. Though initially unorganized and highly chaotic, it retained a place in each nook of history. The present tourism scenario in India is on the rise, with destination grabbing eyeballs globally and domestically. Being the youngest nation in the world, it's no wonder that the aggregate of millennials spend more time and money on travel than previous generations. This could be huge for the economy of various states that rely majorly on tourism, if only it were sustainable. Unsustainability prevails throughout the country in states with higher domestic tourist inflow than foreign. The Devbhoomi is a prime example. No matter how popular, Uttarakhand tourism is loopholed through and through. Approximately 80% of tourists arrive to complete the infrastructure of the Dham Yatra.
Such unchecked tourism puts immense pressure on natural infrastructure facilities. The extreme shortage of accommodation in correspondence with thriving footfalls has led to the construction of illegal buildings, the majority of which exist on riverbanks. With an increasing number of tourists coming in through private vehicle to save transportation money, pollution levels are rising, increasing temperatures in return, with unlawful construction and pollution on riverbanks. The Ganges could cause direct harm to local species in Rishikesh and Haridwar. Around 10,000 hilly areas are being convened for the construction of road alone. We know roads are basic infrastructure, but the Forest Conservation Act requires a project developer to plant trees in a non-forest degraded forest areas equal to or twice the tree it's cleaning respectively to compensate, which does not happen. The State of Forest report illustrates how Uttarakhand is losing its forest cover, which has indirect development through tourism at its core. The government and private tour operators may think they can deny allegation, but the charts speak for themselves. We, as consumer of the tourism industry, hold the power to cause a massive stir in the context. According to research conducted, Uttarakhand's mass tourism comprises people between 25 to 35 years of age with higher education, out with their either family or friends, and enough average income to contribute the local economy. Regardless of what the figures say, if we look forward to sustainable tourism being the target market, it leaves the little choice to rest of the hierarchy. Consciously making efforts to be responsible, tourists and thinking of how to provide for the local community environment in a way, tiny or big, could act as a catalyst in obliterating this ruckus due to ignorance. After all, there can only ever be 7 deadly sins and wanderlust is not one of them. तो अभी हमने यही लाइन पढ़ी कि according to the passage wanderlust is equated to reach the level of 7 deadly sins, क्योंकि इसमें uncaring आता है टूरिस्ट के and selfish nature आता है टूरिस्ट का, ठीक है. So complete the following sentence appropriately. According to the passage, wanderlust is equated to reach the level of 7 sins, ठीक है. And 7 sins क्यों? क्योंकि it includes selfish and uncaring act of tourist. Clear? Next. Fill in the blanks with appropriate options from those given in the bracket. From paragraph 1, we can infer that dash illegal construction and unchecked tourism is the main cause of putting pressure on infrastructure and natural resources. तो अब हम ये देखते हैं लाइन कहाँ लिखी हुई है. फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे लिखी हुई है, tourism for millennia has been perpetual industries. Though initially unorganized and highly chaotic, it retained a place in each nook of history. The present tourism scenario in India is on the rise, with destination grabbing eyeballs globally and domestically. But the youngest nation in the world, it's no wonder that the aggregate of millennia spend more and more time on travel than previous generation. This could be huge for the economy of various states that rely majority on tourism, if only it is sustainable. तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर डाला जा रहा है किस रीजन की वजह से, टूरिज्म की रीजन की वजह से. सो द करेक्ट आंसर इज अनचेक्ड टूरिज्म. क्लियर? Justify the following in about 40 words. We as consumer of the tourism industry hold the power to cause massive stir. ठीक है, हम as a consumer, हम consumer है tourism industry के, हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है massive stir की. ये अभी हमने पढ़ा भी है. This statement is absolutely correct क्योंकि डाटा ये बता रहा है उत्तराखंड में 25 से 35 साल की उम्र के जो लोग हैं, ठीक है, I'll show you it. Here it is written about उत्तराखंड देवभूमि, ठीक है. उसके बाद आपने ये भी पढ़ा 80% ऑफ द टूरिस्ट अराइव टू कंप्लीट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द धम्म यात्रा. तो यहाँ पे हमें पता लग गया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत प्रेशर डाल रहा है, ठीक है. अनचेक्ड टूरिज्म पुट immense pressure on natural and infrastructure facilities. Infrastructure facilities और natural facilities पे unchecked tourism बहुत pressure डाल रहा है, ठीक है. and डाटा के हिसाब से अभी हमने जो पढ़ा था वो ये हमने पढ़ा था कि
उत्तराखंड में 25 से 35 साल के जो लोग हैं विद हायर एजुकेशन एंड एन इनकम, वो लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और अगर ये टूरिस्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बन जाए, ठीक है, और अपने एफर्ट से अपनी कम्युनिटी की हेल्प करे, इन्वायरमेंट की हेल्प करे, तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है टूरिज्म का वो बहुत आराम से कम हो सकता है। ऑल राइट, द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट एज द डाटा shows that the mass tourism of Uttarakhand comprises youth between 25 to 35 years of age with higher education and an income that could support the local economy. If these tourists become responsible tourists and make conscious efforts to help the local community and environment, the negative impact of tourism could be decreased substantially. समझ आया या नहीं आया? Clear? Then moving on to the next question. How does unchecked tourism in Uttarakhand affect the natural landscape? अभी हमने पढ़ा उसका बहुत ही गंदा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इकोलॉजी पे भी और इन्वायरमेंट पे भी। The unchecked tourism in Uttarakhand has a great negative impact on its ecology and environment. अनसस्टेनेबिलिटी प्रिवेल्स इन देवभूमि, लिस्ट एनी टू रीजन। देखो अनसस्टेनेबिलिटी है देवभूमि की में, एक तो अभी हमने चेक किया ड्यू टू अनचेक नंबर ऑफ टूरिज्म जिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी स्ट्रेस डाला जा रहा है, एंड सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन जिसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन भी हो रहा है एंड टेम्परेचर भी रेज हो रहा है। ऑल राइट, पोल्यूशन भी हो रहा है, देख रहे हो, प्राइवेट व्हीकल टू सेव ट्रांसपोर्टेशन मनी, पोल्यूशन लेवल्स आर राइजिंग एंड टेम्परेचर आर ऑल्सो राइजिंग। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? क्लियर? So the unsustainability prevails in the Devbhumi because unchecked number of tourists causing stress on infrastructure and self-transportation causes pollution and raises the temperature. Now, according to the passage, select the chart that is correct depiction of the relation between incoming tourists and temperature of the region. Incoming tourist भी increase हो रहे हैं और temperature भी increase हो रहा है। टेम्परेचर या इनकमिंग टूरिस्ट एंड टेम्परेचर या इनकमिंग टूरिस्ट, तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा इनकमिंग टूरिस्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं एंड वो अपने खुद के ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। सो चार्ट 1 इज करेक्ट। क्लियर? चार्ट 1 इज करेक्ट। Okay. Infer one consequence based on your understanding of the passage that highlights the result of the pressure of a large number of tourists. अभी आपने जो पैसेज पढ़ा उससे आपको एक कॉन्सिक्वेंस बताना है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज जो हाईलाइट कर रहा है प्रेशर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, आप देखो टूरिस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं तो उनको अकोमोडेट भी तो करना है, उनको सड़क पे तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सो देयर इज एन अर्जेंसी टू अकोमोडेट देम। अब जब उन्हें अकोमोडेट करना है तो प्रेशर किस पे आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रेशर आ रहा है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर प्लेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का प्रेशर आ रहा है एंड इट इज लीडिंग टू इलीगल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, द इन्फ्लक्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड द अर्जेंसी टू अकोमोडेट देम पुट प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लेस leading to several illegal construction in the area। तो इसके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आंसर 2 और 3 से है। ठीक है, लास्ट but not the least, what do the tourist statistics show in the region of Uttarakhand? Tourist statistics से क्या पता लग रहा है in the region of Uttarakhand? Domestic footfall is equal to international footfall। ठीक है, domestic footfall is less than international footfall, domestic footfall is limited to certain season, domestic footfall is greater than international footfall। तो जो हमने स्टैंडर्ड रीड किए हैं उससे हमें समझ आ रहा है कि जो डोमेस्टिक फुटफॉल है वो इंटरनेशनल फुटफॉल से काफ़ी ज़्यादा है। सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, दैट डोमेस्टिक फुटफॉल इज ग्रेटर दैन द इंटरनेशनल फुटफॉल। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी इज ऑफ 20 मार्क्स, 10 मार्क्स ग्रामर के एंड 10 मार्क्स राइटिंग स्किल्स के। ग्रामर की अगर बात करें, ग्रामर में आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10, और अगर आप पहले 12 भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पहले 10 के ही मार्क्स लगेंगे। तो मेक श्योर सारे अटेम्प्ट करने में आप टाइम वेस्ट मत करो, वो ही करना जो आपको ईजी लगे और आपको आता हो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू कंप्लीट द सेंटेंस। इफ ओनली ही dash us truth in the first place, things would not have gone wrong। अगर वो हमें पहले ही सच बता देता तो चीज़ें गलत नहीं होती। तो ये हो गया पास्ट टेंस। ठीक है, तो would have नहीं होगा, had told नहीं होगा,
हैड टोल्ड होगा, सॉरी हैज़ टोल्ड नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में आता है, ठीक है। हैड टोल्ड होगा, शुड हैव टोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एडवाइस की हो रही है कि उसको ऐसा करना चाहिए था, बट यहाँ पे बोल रहे हैं अगर वो हमें पहले ही सच बता देता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हैड टोल्ड, दैट इज द सी पार्ट। Clear? Then moving on to the next question. Next question says, read the conversation between Pratik and Raghav and complete the narration that follows. Pratik, I don't feel well today. Raghav, what can I help you, sir? Pratik, can you take me to the doctor? Raghav, yes, sir. ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सी इसमें कर रखी है। Pratik told Raghav that he did not feel well that day. Completed. Raghav asked respectively what he could help him. What can I help you, sir? ठीक है। प्रतीक डैश, प्रतीक रिप्लाइड इन द एफर्मेटिव। प्रतीक ये भी है, बस हमें ये करना है, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, प्रतीक आस्क्ड राघव, ठीक है। कैन से क्वेश्चन शुरू है, WH फैमिली से क्वेश्चन शुरू नहीं है। अगर कोई भी वर्ड से क्वेश्चन शुरू होता है एक्सेप्ट WH फैमिली, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है या तो इफ से शुरू होगा या वेदर से शुरू होगा, तो कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। यू राघव के लिए रेफर किया है, यू का यू प्रोनाउन चेंज होगा ही में, समझ आया, किस में होगा, ही में, ठीक है। कैन, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब की जगह को इंटरचेंज करेंगे, कैन और यू की जगह को इंटरचेंज करेंगे। यू की जगह ही आ गया, उसको पहले ले आया, और कैन को बाद में ले आया, कैन की जगह आ जाएगा कुड। टेक, मी किसके लिए यूज किया गया, प्रतीक के लिए, तो ये किस में चेंज होगा, हिम टू द डॉक्टर, राइट। इफ ही कुड टेक हिम टू द डॉक्टर या वेदर ही कुड टेक हिम टू द डॉक्टर, दोनों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct option to fill in the blanks for the given line. If I dyed my hair green, everybody dash laugh. अगर मैंने अपने बाल का हरे कर लिए होते तो सब हंसते, फ्यूचर में बताया हुआ है, लेकिन पास्ट टेंस की फॉर्म है कि अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा होता, तो अब वहाँ पे आता है वुड, ना शुड आता है, ना मे आता है, ना कैन आता है, द करेक्ट आंसर इज वुड। क्लियर? Then moving on to the next question. Next question says that select the option identifies the error and supplies the correction of the following line. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, ऑप्शंस देखने से पहले ना खुद एरर ढूंढ लो, ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर वो एरर उसमें हुआ दैट मीन्स यू आर डूइंग करेक्ट, ठीक है, तो वो कर लो। एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न्ड, साउथ एशिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव एरिया, ठीक है, वन ऑफ अ वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव एरिया, या वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सेंसिटिव, डेफिनाइट है, वर्ल्ड इज नॉट इनडेफिनाइट, वर्ल्ड डेफिनाइट है, एक ही वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसमें है, हाँ ये है, का द किया हुआ तो करेक्ट। तो अगर आप पहले को ढूंढ लोगे ना तो आपकी कंफ्यूजन कम हो जाएगी, तो मेक श्योर यू फाइंड एरर पहले, ठीक है। नाउ कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। एज ही वाज क्रॉसिंग द रोड अ कार डैश हिम डाउन, ठीक है, जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहा था कार ने उसको ठोक दिया। अ कार knocked him down, simple past tense, a car knocked him down, was knocking, ये तो continuous में आगे नहीं होगा, had knocked नहीं होगा क्योंकि he was crossing लिखा है, knocked। अब as he was crossing the road a car knocked him down, ठीक है, समझ आया। Next, moving on to the next question, fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket. The woman in the pool dash well, woman है, यहाँ पे वुमेन के लिए क्या यूज होता है, शी के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES, तो स्विम का क्या हो जाएगा, स्विम का होगा स्विम्स। क्लियर? स्विम का क्या होगा, स्विम्स। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन मन्नू एंड अनु बाय कंप्लीटिंग द नरेशन। मन्नू, वेयर आर यू गोइंग टू? अनु, आई एम गोइंग टू द मार्केट, डू यू वॉन्ट एनीथिंग? मन्नू आस्क्ड अनु वेयर शी वॉज गोइंग, कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड है, नहीं देखना कुछ भी। अनु रिप्लाइड दैट she was going to the market and she further asked, यहाँ तक complete है। she further asked, do you want anything, अब इसको हमने change करना है, ठीक है। she further asked, do you want anything को हमने change करना है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन WH फैमिली से शुरू नहीं हो रहा, कोई और वर्ड से शुरू हो रहा है, तो हम क्या लगाते हैं, इफ या वेदर, कुछ भी लगा दो, इफ भी ठीक है, वेदर भी ठीक है, कुछ भी लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, यू किस में चेंज हो जाएगा, शी में, ठीक है। वांट है,
इसको पास में चेंज करोगे, वांटेड एनीथिंग, फुल स्टॉप, डन। ठीक है, इजी, यस और नो। बहुत इजी है यार, हो जाएगा आराम से। सारे जो रूल्स लिखवा रही हूँ ना मैं, साथ साथ अपनी नोटबुक लेके बैठो, वो रूल्स लिख लो। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। आपने आइडेंटिफाई करना है गिवन सेंटेंस में करेक्शन ढूंढनी है। आई मेट हर बाय चांस, देन आई गॉन टू सम get some medicine which sister Amy used to give. I met her by chance, then I gone, yeah I went. I के साथ तो gone लग ही नहीं सकता, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही नहीं है। I went to get some medicine which sister Amy used to give. Clear? Then moving on to the next question, transform the following direct speech into reported speech. ठीक है, I asked to him where have you lost the pen I bought for you yesterday. एक चीज़ आपने नोटिस किया कि रिपोर्टेड स्पीच के कितने सारे क्वेश्चंस हैं। मेक श्योर ये रिपोर्टेड स्पीच तो अच्छे से करके जानी है आपने। ठीक है, WH फैमिली से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, तो हमने WH फैमिली से शुरू हो रहा है ना, तो हमने इफ या वेदर नहीं लगाना, जो वर्ड है वही लगाना है। सबसे पहला रूल, रिमूव कॉमा, रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स, रिमूव क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, आई सेड टू हिम, पर क्वेश्चन पूछा ना तो आई आस्क्ड हिम वेयर। ठीक है, अब क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का प्लेस चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट और वर्ब की प्लेस चेंज कर देंगे, तो यू की जगह क्या आएगा, ही। हिम की बात हो रही है ना, ही। हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट, सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ब्रॉट किस में चेंज हो जाएगा, हैड ब्रॉट में। फॉर हिम द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में। तो करेक्ट आंसर क्या है, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई हैड ब्रॉट फॉर हिम द प्रीवियस डे। क्लियर? आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। आई रिमेंबर माई प्रॉमिस आई वुड हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड। ठीक है, मेरे को अपना प्रॉमिस याद है कि जब भी तुम्हें नीड होगी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। पास्ट टेंस होगा या प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, फ्यूचर होगा ना, तो वुड किस में चेंज होगा, विल में। वुड किस में चेंज होगा, विल में। ठीक है, then moving on to the next question says select the correct option to complete the narration of the dialogue between a teacher and a student। तो dialogue complete करना है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। बायोलॉजी टीचर, I instructed you to draw the diagram of bacteria, why did you submit a blank sheet? Sameer, sir, I had drawn the diagram of bacteria but you can't see it because it is not visible to the naked eye। Clear? The biology teacher had instructed Sameer to draw the diagram of bacterial cell। ठीक है, ये हमने कर दिया। And asked him why he had submitted a blank sheet। Done। Sameer respectfully answered that he had drawn। ठीक है, the diagram यहाँ तक complete है, but इसके बाद करना है, but यू किस में चेंज होगा, ही में। यू किस में चेंज होगा, ही में। कांट किस में चेंज होगा, कुड नॉट। ठीक है, could not see it because it is not visible to the naked eye। बैक्टीरिया इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे मैं टेंस चेंज नहीं करूंगी, यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस चेंज नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर क्या है, ही कुड नॉट सी इट बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। क्लियर? समझ आया? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। There are little countries in the world where the population is not growing fast। ठीक है, countries कभी little नहीं होती, countries कभी little नहीं होती। There are some countries in the world where the population is not growing fast। यहाँ पे countable या अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, या तो सम आ सकता है या अ फ्यू आ सकता है। ठीक है, समझ आया? नाउ राइटिंग, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। ए एंड बी दो क्वेश्चन गिवन है। राइटिंग देखो अगेन आपका 5 मार्क्स की आती है, या तो आपने ए पार्ट अटेम्प्ट करना है या आपने बी पार्ट। वैसे राइटिंग जो आपकी 10 मार्क की है, दो क्वेश्चन है आपके 4 और 5। 4 में भी ऑप्शन है और 5 में भी ऑप्शन है। अब क्वेश्चन देखते हैं। Write a letter to the municipal commissioner bringing the problem of insanitary conditions in your colony
to his notice and request him to take urgent action in the matter. ठीक है, as I have already discussed, मैं एक बार यहाँ पे आपसे फॉर्मेट डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, उसके बाद इस लेटर में मिस्टेक्स है, उस मिस्टेक्स को हम पॉइंट आउट करेंगे. ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपका ये मार्जिन होगा. यू विल राइट सेंडर्स एड्रेस. सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस कितनी लाइन में होता है? यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी नो. सेंडर्स एड्रेस होता है आपका 3 लाइन्स में. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, देन यू हैव टू राइट डेट, देन अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन, देन यू हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस के बाद रिसीवर्स एड्रेस जिसको लेटर भेजना है आपने. ठीक है, देन अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन. ठीक है, यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन में से मिल जाएगा और सब्जेक्ट को आपने अंडरलाइन भी करना है. फिर यू हैव टू लीव अ लाइन, यू हैव टू राइट सर. फिर उसके बाद आपने लेटर लिखना है. कितने पैराग्राफ में लिखोगे आप लेटर? आप 3 पैराग्राफ्स में लिखोगे लेटर. 3 पैराग्राफ्स में लेटर लिखने के बाद अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन एंड यू हैव टू राइट थैंकिंग यू. व्हाट यू हैव टू राइट? थैंकिंग यू. थैंकिंग यू के नीचे आपने योर सिंसियरली एंड वट एवर द नेम इज मेंशन. दिस इज द फॉर्मेट. ठीक है, अब हम देखते हैं इस लेटर में क्या गलती है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. C28 अंकुर इंक्लेव न्यू दिल्ली. ये गलत है, ये 2 लाइन्स में है, हमें लिखना है 3 लाइन्स में. तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे. कैन एनीवन टेल मी यस और नो? ठीक है, मुझे बताना कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एड्रेस है आपका C28 अंकुर इंक्लेव न्यू दिल्ली. हो गई 3 लाइन्स. दिस इज हाउ वी हैव टू राइट द एड्रेस. देन वी हैव लेफ्ट अ लाइन, वी विल लीव अ लाइन एंड वी विल राइट 20 अगस्त 2023. और तो अभी आई नहीं है. फिर अगेन वी हैव टू लीव अ लाइन. हमने किसको लिखना है? द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. किसको लिखना है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को. ठीक है, कमिश्नर को, सॉरी कॉर्पोरेशन को नहीं, कमिश्नर को. ठीक है, तो अब यहाँ पे मिस्टेक्स देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे मिस्टेक्स की बात करूँ तो पहली मिस्टेक ये 3 लाइन्स में होना चाहिए. वी हैव टू लीव अ लाइन. डेट ठीक है, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शादरा दिल्ली, ये भी 3 लाइन्स में होना चाहिए. रिसीवर्स एड्रेस. फिर वी हैव टू लीव अ लाइन. फिर आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को हमें अंडरलाइन करना है. अगेन वी हैव टू लीव अ लाइन. फिर आएगा सर. रिस्पेक्टेड नहीं आएगा. ठीक है, कॉमा नहीं आएगा. ठीक है, फिर 3 स्टैंजा में आएगा. यहाँ पे 3 स्टैंजा है. ठीक है, आई हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ अंकुर इंक्लेव फॉर द पास्ट 11 years. I would like to bring to your notice the insanitary conditions in our colony. Rubbish and garbage lies in heaps. Lack of drainage system raises a persistent foul smell in the area. ये हो गया आपका पैराग्राफ 1. Now second paragraph, ये है आपका second paragraph. During rainy season, water stagnates in pits on the street, which makes the whole condition even worse. These becomes the breeding ground for mosquitoes, which expose the resident to multiple diseases like dengue, malaria, etc. Our colony has become an unhealthy, disease-prone area. Every day, someone or the other is succumbing to deadly disease. Some of the families have also shifted lock, stock, and barrel to better localities. ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड पैराग्राफ. You are requested to take an immediate remedial action to set the things right. ठीक है, stanza 3 खत्म. फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है leave a line. ठीक है, thanking you लिखना है, यहाँ पे मिसिंग है. thanking you के नीचे yours faithfully Deepa. Clear? Then moving on to the next question, and yes, here is next question. You are Apurva Arpit. ठीक है, you bought a refrigerator from Ganesh Electronics and Electrical, Gandhi Marg, Nagpur. It does not function properly. Write a letter to the sales manager of the shop
complaining about the defect and asking for immediate replacement or repair as necessary. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है ये चीज़ ध्यान से देखो. यहाँ पे आपका नाम गिवन है. इफ़ यू आर फीमेल देन अपूर्वा, इफ़ यू आर मेल देन अर्पित. ठीक है, आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा था गणेश इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल से. ठीक है, लेटर लिखना है सेल्स मैनेजर को, तो रिसीवर एड्रेस लिखा है. ठीक है, और ये रिसीवर एड्रेस पूरा है. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये कौन सा लेटर है, अगर हम बात करें दिस इज लेटर ऑफ कंप्लेंट. कौन सा लेटर है, लेटर ऑफ कंप्लेंट. ठीक है, तो क्या कंप्लेन करनी है अबाउट द डिफेक्ट एंड आस्किंग फॉर इमीडिएट रिप्लेसमेंट. तो आपको सब्जेक्ट पे गिवन है, बस आपको आपका खुद का एड्रेस नहीं लिखा, सेंडर एड्रेस नहीं गिवन, वो हम कुछ भी लिख लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मेट वही सेम है, तो यहाँ पे गलतियाँ पॉइंट आउट करते हैं हम इसकी. तो गलतियाँ क्या है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस गलत है, 3 लाइन में होनी चाहिए. वी हैव टू लीव लाइन आफ्टर डेट. Then we have to leave line. The sales manager Ganesh Electronic and Electrical गांधी मार्ग नागपुर यहीं आएगा. हमें चौथी लाइन में नहीं लेना नागपुर, यहाँ पे we have to leave a line. ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर परचेज फ्रॉम यू. ठीक है, समझ आया. फिर उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन. रेफरेंस ऐसे नहीं लिखना, नहीं लिखना सर. ठीक है, अब लिखना है ऑन 7/12/2000. अब देखो 20 को ये लेटर लिख रहा है ना, तो उसने पहले खरीदा था फ्रिज, तो 20 से पहले की डेट आएगी. ठीक है, आई परचेज अ गोदरेज रेफ्रिजरेटर मॉडल नंबर 435 वाइड रिसिप्ट नंबर 434 फ्रॉम योर शोरूम पेइंग ₹15,000. राइट, समझ आया. ठीक है, तो ये आपने बिल का रेफरेंस दे दिया कि भाई मैंने तुमसे खरीदा था, ये बिल नंबर है, ये डेट है, ये इतने पैसे मैंने दिए थे. ठीक है, आप इसी के कॉन्टिन्यूएशन में लिखना है. यहाँ पे ये एक ही पैरा माना जाएगा, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में लिखना है. अनफॉर्चुनेटली द रेफ्रिजरेटर डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली. इट डज नॉट कूल प्रॉपरली एंड साइड वॉल्स ऑफ इट गेट हीटेड अ लॉट. The freezing compartment of the refrigerator stops suddenly and it produces noise with the vibration. Second, क्या चाहती हो तुम मुझसे? To resolve the problem, I would appreciate if you get the refrigerator checked properly by a qualified technicians. Since it is under warranty period, I request you to kindly someone to replace it as it seems to have some manufacturing problem. ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं थर्ड स्टैंजा. आई लुक फॉरवर्ड, ये जो आपका है ये है आपका थर्ड स्टैंजा. I look forward to your reply and a resolution to my problem and will wait until a week before seeking help from the Consumer Protection. Please contact me at the above address or by phone at any number between this to this. ठीक है, leave a line. Yours truly, Arpit. ठीक है, आपने enclosure कुछ भी नहीं लगाना. Clear? Then moving on to the next question. Next question says again writing skill का ही part है, analytical paragraph है. 2 paragraph given है A और B. आपने कोई भी एक attempt करना और 5 mark का है. ठीक है, तो पहला देखते हैं. Given below is a newspaper report. तो ये आपको newspaper report दी हुई है on the state of cancer prevailing in India. You have been asked to write an analytical paragraph. Cancer a silent killer. Taking information from the clipping given below together with your own idea, write this paragraph in 100 to 120 word. एक बार न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ते हैं आप. हमने शायद सैम्पल पेपर 1 में भी करा था. In India, cities are more cancer prone than rural area. In the early 1990s, we expected 1 out of 10 to 15 urban Indian to get cancer in their lifetime. That is, every second or third family would have to face this disease. This is partly due to high level of benzene in the air and also that metros are exposed to high level of pesticides in their food. In order to check the steady growth of cancer in the country, the government shall have to give priority to preventive action. At the same time, measures to undertake improvement in facilities for the treatment of cancer shall have to be adopted. अब अपने analytical paragraph में क्या करना है, 1 mark फ्री के लाने, तो सीधा टॉपिक दो. टॉपिक देने के बाद जो भी आपको ये रिपोर्ट दी हुई है इसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करो एंड ऐड लिटिल बिट ऑफ योर पॉइंट्स, ओनली लिटिल बिट ऑफ योर पॉइंट्स. ठीक है, अब हम रीड करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ एंड यस हियर इट इज. स्टेट ऑफ कैंसर प्रिवेलिंग इन इंडिया, ये भी लिख सकते हो. मोर ओवर यू कैन ऑल्सो राइट कैंसर अ साइलेंट किलर. ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू द
रिपोर्ट गिवन टू अस, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये करना है. सो येस, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट आर अर्बन पॉपुलेशन हैज बिकम मोर कैंसर प्रोन मोर दैन द रूरल पॉपुलेशन. ये हमने लिखा है, इसको थोड़े से अपने वर्ड्स में कर दिया. इट इज़ वेरी सैड दैट एवरी 10th पर्सन इज लाइकली टू हैव कैंसर. तो जो मैं अंडरलाइन करी वो हमने रिपोर्ट में पढ़ा है अभी. इट इज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ बेंजीन इन द एयर. इट इज ऑल्सो ड्यू टू हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द फूड. Also, high radioactive waves of the cell phones, etc., have also contributed to this grave danger to human population. To check this menace of the cancer, government shall give topmost priority to preventive action. More facilities like diagnostic centers and cancer hospitals needs to be created for the treatment of the cancer patients. There is a dire need to contain deadly disease by taking some urgent step. First of all, we must ban the use of pesticide. Excessive use of pesticide is really harmful for human health. In developed country, much emphasis is being laid on organic manure instead of the fertilizer. So we have to introduce organic manure. Then crop pattern needs to be changed. Beside the kind of public awareness program will have to be undertaken. Public is to be awakened towards the growth of cancer or its easy detection. This would surely help in containing of the disease at its initial stage. If cancer is detected and treated at the early stage, it can't be fatal. Alright, so this is how you just have to write the summary of what you have read and you have to write little bit of your opinion कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. ठीक है, एक बार इसका और पार्ट रीड करते हैं. The map below show the village of the Stoke Fort. ये village है Stoke Fort का. Can you see this village? In 1930 and 2010, एक नीचे भी दिया होगा 2010 का, वो भी देख लेंगे. तो आपने एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है by selecting and reporting the main features and making comparison wherever relevant. ठीक है, तो ये 1930 का मैप देखते हैं. यहाँ पे ब्रिज है, ठीक है, ये फार्म लैंड है पूरा, ये प्राइमरी स्कूल है, सिर्फ 2 शॉप्स है, एक पोस्ट ऑफिस है. ठीक है, ये फिर से पूरा फार्म लैंड है, ये रिवर है. ठीक है, ये लार्ज हाउस है. ठीक है, ये गार्डन एरिया हो गया. ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ दीज आर स्मॉल हाउसेस, नॉर्मल हाउसेस. ठीक है, अब एक बार 2010 का मैप देखते हैं. ब्रिज सेम जगह पे है, ब्रिज सेम जगह पे है, रिवर सेम जगह पे है, फार्म लैंड खत्म हो गया, ये रिटायरमेंट होम बन गया. ये लार्ज होम की जगह क्या बन गया? रिटायरमेंट होम. नंबर ऑफ हाउसेस देखो कितने बढ़ गए, नंबर ऑफ हाउसेस बढ़ गए. यहाँ थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की गई है, प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ हाउसेस बढ़ गए एंड पोस्ट ऑफिस वहीं का वहीं है. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने लिखना है. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 2010 to 2030. और कौन सा विलेज है? स्टोक फोर्ट विलेज है. तो हम ये लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विलेज स्टोक फोर्ट. ठीक है, समझ आया? तो ये एक मार्क पक्के सीधा सीधा आपके टॉपिक के. तो लेट्स रीड दिस. The two map illustrate how the village of Stoke Fort, situated on the east bank of the river Stoke, changed over an 80 years. 80 सालों में कितना चेंज हुआ? रिवर स्टोक के ईस्टर्न साइड पे है. ठीक है, फ्रॉम पीरियड 1930 to 2010. There was considerable development of the settlement over these years, and it was gradually transformed from a small rural village into a largely residential area. Farmland हट गया तो वो residential area बन गया. The most notable change is the presence of housing in 2010. सबसे ज़्यादा क्या housing बढ़ गई है. The area that was farmland back in 1930. New roads were constructed on this land and many residential properties built. In response to the considerable increase in population, the primary school was extended to around double the size of the previous building. Whilst the post office remained as a village eminently, the 2 shops that can be seen to the northwest of the school in 1930 no longer existed by 2010. Having been replaced by the houses, they are also used by an extensive property standing in its own large garden situated to the southeast of the school. At some time between 1930 and 2010, this was extended and converted into a retirement home. This was another significant transformation for the village. That's it. You just have to tell the transformation और कुछ भी नहीं करना आपने. ठीक है, clear? Then now let's start with section C. और section C में क्या है आपको पता है? लिटरेचर है, 40 मार्क्स की है.
अगर मैं क्वेश्चन 6 की बात करूँ तो जो आपका क्वेश्चन 6 है ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का है। कहाँ का है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, एक है फुटप्रिंट विदाउट फीट का ऑप्शन और एक है फर्स्ट फ्लाइट का ऑप्शन। तो जो बी पार्ट है वो फर्स्ट फ्लाइट है। तो इन दोनों में से जो आपका आता होगा वो आपने करना है, या तो फुटप्रिंट विदाउट फीट का क्वेश्चन करना है या फर्स्ट फ्लाइट, जो आपको आता होगा। ठीक है, रीड करते हैं ये पार्ट। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in the handkerchief. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" Before he could think, Horace said hay fever and found himself sneezing again. The voice went on, "You can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gave you the disease. I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now." तो ये कौन से चैप्टर का है? ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का है। सैम्पल पेपर में तो मेंशन है कि ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का है, बट वी आर नॉट श्योर कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये मेंशन होगा या नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रीड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। State any one inference about Danby from the given context, but Horace found that flowers were hindering him in the work. तो आपने क्या करना है? आपने एक inference बताना है डैनबी के बारे में जो context में दिया हुआ है, और वो क्या है? But Horace found that the flowers were hindering him in his work. तो जो flower है वो उसको रोक रहे थे उसका काम करने के लिए, वो रुकावट बन रहे थे उसके काम में। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ठीक है, क्योंकि उससे उन फ्लावर से उसको ही वॉज एलर्जिक टू दोज फ्लावर। तो ये उसको हे फीवर था, उसकी नोज में इचीनेस होती थी ड्यू टू हे फीवर। सो द फ्लावर मेड हॉरेस डैनबीज नोज इच बिकॉज ऑफ हे फीवर एंड दैट इज व्हाई इट वॉज हिंडरिंग हिम फ्रॉम हिज वर्क। ठीक है, नाउ यू हैव टू स्टेट ट्रू और फॉल्स। नन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम ए टू ई कैन बी अप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन और कंटेक्स्ट। तो जो कंटेक्स्ट गिवन है, ये क्वेश्चन कंटेक्स्ट क्या है? हु आस्क्ड हॉरेस व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। तो इस स्टेटमेंट पे कोई भी स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करती, ये ट्रू है या फॉल्स है। प्रोबेबली इट वाज द मिस्ट्रेस ऑफ द ग्रेंज, मे बी इट वाज अनदर थीफ, ये भी करेक्ट है। It could have been the housekeeper of the Grange. In all probability, it was a neighbor keeping an eye on the Grange. Probably it was the mistress of the Grange. So it was another thief, right? तो ये false होगा। इसमें से ये option apply कर रहा था according to the chapter we have read. लेकिन कोई भी हो सकता था इनमें से, तो इसका आंसर होगा false। ठीक है, now moving on to the next question. What advice did the lady give Horace? लेडी ने क्या एडवाइस दी हॉरेस को रिगार्डिंग द हे फीवर? ठीक है, क्या वो सच में उसकी हेल्थ में इंटरेस्टेड थी? 40 वर्ड्स में बताना है। पहले आपने बताना है क्या एडवाइस दी। उसने कहा कि इफ़ यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर वर्क, तो तुम्हें इसका क्योर ढूंढना चाहिए कि भाई यह तुम्हें किस प्लांट से हो रहा है, किस प्लांट से तुम एलर्जिक हो। क्या वो सच में इंटरेस्टेड थी उसकी हेल्थ में? नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं थी। वो उसका मजाक उड़ा रही थी कि काम ऐसा कर रहा है जिसको मैं इसको हिंड्रेंस हो रही है ड्यू टू हे फीवर। ठीक है, सो द लेडी एडवाइज Horace दैट ही कुड फाइंड अ क्योर फॉर हे फीवर बाय ट्राइंग टू फाइंड विच प्लांट ही वाज एलर्जिक टू। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज एलर्जी। नो, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड भी लिख सकते हो इन हिज एलर्जी। सो इट्स क्योर शी वॉज रादर मेकिंग फन ऑफ हिम। ठीक है, विच फ्रेज कुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट बरिड एज गिवन इन द सेंटेंस? अब उसने बोला था ही बरिड हिज फेस, उसके हाथ में हैंडकरचीफ है, ही बरिड हिज फेस। ठीक है, समझ आया? तो हम ये बोल सकते हैं ही हैज कवर्ड हिज फेस विद द हैंडकरचीफ, और ही हैज कंसील्ड हिज फेस विद द हैंडकरचीफ। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अब ये और पार्ट है, और पार्ट में ये जो दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है फर्स्ट फ्लाइट से। ठीक है, तो जो फुटप्रिंट विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट ऐसे ही बोर्ड्स में आएगा, जो आता होगा वो ही अटेम्प्ट करना, और अगर दोनों अटेम्प्ट करोगे तो सिर्फ पहला वाला ही करेक्ट माना जाएगा। तो बेवकूफ़ी मत करना, टाइम वेस्ट मत करना दोनों अटेम्प्ट करने में। ठीक है, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनाइजिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and the famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old time-tested furnaces still exist. The fire in the furnace has not yet extinguished. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places.
Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as pader in Goa. What are elders often heard reminiscing nostalgically? ये कौन से चैप्टर्स है ग्लिम्स ऑफ इंडिया पार्ट वन कौन सा था बेकर फ्रॉम गोवा ठीक है समझ आया द नरेटर सेज दैट द फर्नेस वर टाइम टेस्टेड बिकॉज अब नरेटर ने बोला था कि फर्नेस टाइम टेस्टेड है क्योंकि ये प्रूव करते थे कि भाई वो उस टाइम पे बहुत वो अच्छे से वर्क करते थे दे हैड प्रूव द टेस्ट ऑफ टाइम एंड वर वर्किंग वेल दे हैड बीन thoroughly tested each time before being used obviously not they had proved the test of time and working well they had been tested by modern day expert they had the power to withstand inexperienced usage no they had proved the test of time ठीक है जब जरूरत थी they have always cleared their test and they were working well clear next question है why what does the fire in the furnace has not yet been extinguished imply अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो फर्नेस में आग लगी थी वो अभी भी बुझी नहीं है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि पुराने टाइम पे भी लोव्स बनती थी और अभी भी लोव्स का यूज़ किया जा रहा है अभी भी लोव्स को बेक किया जा रहा है उन्हीं फर्नेस में द फायर इन द फर्नेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड इम्प्लाइज फर्नेस हैज स्टिल बीइंग यूज्ड टू बेक द लोव तो सेम फर्नेस अभी भी यूज करी जा रही है टू बेक द लोव्स इन द लाइन दोज ईटर ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर जो लोव्स खाते हैं वो तो वैनिश हो गया है लेकिन मेकर्स अभी भी है व्हाट इज द टोन ऑफ द नरेटर एंड व्हाई यहाँ पे जो टोन है मेंशन्ड है स्टैंजा में कि नॉस्टैल्जिक टोन है कि ठीक है नॉस्टैल्जिक टोन है ईटर्स कौन थे लोव्स के पोर्चुगीज थे वो तो चले गए दे आर वैनिश लेकिन अभी भी मेकर्स जिंदा है उनका काम जिंदा है द ऑथर्स टोन इज नॉस्टैल्जिक फॉर द पोर्चुगीज लोव्स ऑफ ब्रेड एंड एट द सेम टाइम होपफुल दैट दीज ब्रेड एंड द पोर्चुगीज बेकर्स एग्जिस्ट इन गोवा ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट रीड द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम ए टू सी आपने रीड करना है and identify which would correctly substitute signaling in the given sentence ठीक है sentence क्या है a horn sounded signaling the arrival of Peter's opponent ठीक है अब Peter's opponent the song जो basically ये पे जो ये रहा अराइवल ऑफ पीटर्स अब ये लाइन दी हुई है ठीक है आपने सिग्नलिंग को सिग्नल देना है जो हॉर्न की आवाज़ थी उससे पता लग जाता था कि अराइवल पीटर का ओपोनेंट आ रहा है तो अनइम्पॉर्टेंट मेडियोकर हेराल्डिंग और ये आपने एक्सट्रैक्ट में भी यूज़ किया है वर्ड एंड दैट इज द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेरल्डिंग हिज अराइवल ठीक है तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट हेरल्डिंग का मतलब ही सिग्नलिंग होता है हेरल्डिंग का क्या मतलब होता है सिग्नलिंग क्लियर देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका फर्स्ट फ्लाइट से है ठीक है फर्स्ट फ्लाइट से यहाँ पे आपको जो एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं पोयम के है ठीक है एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन जो पोयम ढंग से आती होगी वो अटेम्प्ट करना ठीक है समझ आया सो नाउ लेट्स रीड द पोयम आपको ये पोयम दी हुई है नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक balls will lost people will take balls will be lost always little boy and no one buys a ball back money is external कौन सी पोयम से है the ball poem ठीक है in the given line the phrase money is external indicates that कि money is meant to be spent money तो खर्च हो जाते हैं नहीं बचते लेकिन जो चीज़ें होती है वो हमारे लिए काफ़ी important होती है तो money is meant to be spent The poet has used a poetic device in the given line. What effect does she wish to create by its use? Balls will be lost. यहाँ पे जो poetic device use की हुई है तो poet इस पे क्या rhyme scheme है नहीं comparison किया जा रहा है नहीं humor है नहीं funny भी नहीं है poet emphasize डाल रही है feelings पे कि भाई जो चीज़ें हैं वो तुमसे दूर होंगी जो चाहे ह्यूमंस जो कुछ ह्यूमंस भी तुम्हारे बहुत क्लोज होंगे वो भी एक दिन तुमसे दूर होंगे चीज़ें जो तुम्हारे पास है वो एक दिन या तो टूट जाएगी या ख़राब होगी या गुम हो जाएगी सो यू डोंट हैव टू गेट योर सेल्फ अटैच टू मच टू दीज थिंग्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेंसेस
फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर टू हेयर? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस क्या कि कैसे मुझे मेरे लॉस को बियर करना है, मेरे लॉस के पेन को बियर करना है। समझ आया? उसे पहली बार समझ आया कि भाई वो उसको कितनी अटैचमेंट है उस चीज़ से, और पैसे उसको वो चीज़ दोबारा नहीं दिलाएंगी। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्ड हेयर इज हाउ टू स्टैंड अप और बियर द लॉस थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू कंसोल oneself on his hour as the boy who lost his ball was trying to do. ठीक है, मनी इज एक्सटर्नल, इस एक्सप्रेशन को पूरा एक्सप्लेन करो। इसमें एक्सप्रेशन ये इसलिए डाला गया था, यहाँ पे बॉय को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आई, और वो ये थी कि लॉस इज इमटेरियल, लॉस होगा ही होगा, चाहे वो तुम्हारे क्लोज ह्यूमन का हो, चाहे क्लोज चीज़ों का हो। यू हैव टू लॉस समबडी समडे, यू हैव टू लॉस समथिंग समडे। ठीक है, इस फ्रेज से पोएट ये बोल रहा है कि लॉस को हम मनी से रिप्लेस नहीं कर सकते, या उस चीज़ को दोबारा खरीद के हम उस लॉस को रिप्लेस नहीं कर सकते। मनी तुम्हारे को मेमोरीज ला के नहीं देगा एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग, सो उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अब बॉल जो गुम हो गई थी, बॉल तो वापस आ सकती थी, लेकिन उस बॉल से रिलेटेड जो मेमोरीज थी वो वापस नहीं आ सकती थी। ठीक है, the poet says that money is external to make the boy understand about his responsibility and the loss is immaterial. By the phrase, the poet means that every loss cannot be replaced by money. Money cannot buy the memories associated with a thing and cannot replace the thing that we hope. For example, the boy's lost ball. Clear? समझ आया? Then moving on to the next question. Next question is again from the poem. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent houses and then moves on. ठीक है, ये हम ऑलरेडी फॉग का कर भी चुके हैं। ठीक है, तो पूरी पोएम ही दी हुई है। द फॉग अराइव्स एंड डिपार्ट्स बाय अनाउंसिंग इट्स अराइवल, अपना अराइवल अनाउंस करती है। नो, साइलेंटली आती है। यस, तो इसका आंसर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, साइलेंटली इसका आंसर है। व्हाट इमेज डज द पोएट गिव टू द फॉग? इमेज कौन सी दी है, किससे कंपेयर किया है? कैट से। व्हाट आर द सिमिलैरिटी बिटवीन द इमेज एंड द फॉग? की दोनों चुपचाप आती है, बैठती है, सिटी को देखती है और चुपचाप चली जाती है। उसके अराइवल का और उसके डिपार्चर का किसी को नहीं पता लगता, और थोड़े टाइम के लिए ही आती है। ठीक है, समझ आया? तो इसको हम रीड करते हैं, देखते हैं 30 to 40 वर्ड्स में इसको कैसे लिखना है। The poet looks at the fog as a living creature and compares it to a cat. The fog covers a place suddenly and disappears in the same manner, just like coming and going of a cat. The fog remains over any area like a cat sitting by folding its knees. Just like a cat that cannot sit and relax in one place, the fog is also temporary visitor to a place. Both moves on after some time. ठीक है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच प्रोमिनेंट इन द फॉग। फॉग में क्या बताया? मेटाफर, बिकॉज मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन। ठीक है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर किया जाता है विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक एंड एज। तो यहाँ पे फॉग को किससे कंपेयर किया गया है? कैट। सो इट इज अ मेटाफर। व्हाट इज फॉग डूइंग? फॉग इज सिटिंग साइलेंटली एंड वॉचिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपके फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ये फर्स्ट फ्लाइट के जो आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 एंड हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। तो इन टोटल यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूरा 12 मार्क्स का हो गया। ठीक है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर वॉन्ट टू हेल्प लेंचो एंड हाउ डिड ही डू दैट? अब पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो का जो बिलीफ था गॉड में देख के वो काफ़ी शॉक हो गया था, तो उसने उसकी हेल्प करने की सोची क्योंकि वो उसका फेथ नहीं तोड़ना चाहता था। मोर ओवर उसने कैसे हेल्प करी भाई? उसने खुद की भी सैलरी थोड़ी बहुत दी, अपने एम्प्लॉयज़ की भी थोड़ी बहुत सैलरी कलेक्ट करके किसी तरीके उसको 70 पैसोस दिए। ठीक है, द पोस्ट मास्टर वॉज कैप्टिवेटेड टू सी द फर्म फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड एंड ही डिड नॉट वॉन्ट हिज बिलीव टू बी शेकन। ही आस्क्ड द अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड हिज फ्रेंड्स टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ही वॉज सो डिटरमाइंड टू प्रोवाइड हिम एड दैट ही हिमसेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। क्लियर? Then moving on to the next question. Next question says that what argument did Anne give in her essay titled A Chatterbox? तो उसने एने ने अपने ऐसे में अ चैटरबॉक्स में क्या आर्ग्यू किया था? उसने ये आर्ग्यू किया था कि जो टॉकिंग है वो एक स्टूडेंट का ट्रेट है जो तुम स्टूडेंट से नहीं छीन सकते। एंड जो ये है एंड शी फर्दर आर्ग्यू कि भाई जो टॉकिंग है
ठीक है, वो बहुत जो टॉकिंग ट्रेट है वो उसको उसकी मदर से आया है, ठीक है, और वो उसको ख़त्म नहीं कर सकती एंड उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, ठीक है. So in her essay Chatterbox Anne argued that talking was a student's trait and that only thing she could do was to try and control it, but she further argued that her trying to manage her talking would not be very effective because her mother talked as much as she did, therefore nothing could be done about the inherited trait. Clear? What was the source of unending joy for Wali? Wali के लिए क्या था and unending joy क्या था? New set of passenger arriving every time, ठीक है, टाउन से जो आते थे, डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल कि हर टाइम अलग अलग सेट ऑफ लोग आ रहे हैं. मोर ओवर उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी कि एक बार तो उसे वो बस में ट्रैवल करना है, विलेज से टाउन जाना है, ठीक है. द बस वॉज a source of unending joy for her. The bus used to bring a new set of passenger every time every time it came from the town. The diversity of people there, activities were a treat to watch for Vani. Her strongest desire was to take a ride in the bus at least once. Clear? Then moving on to the next question. Next question says, what is the theme of the poem How to Tell Wild Animal? सबसे पहले थीम क्या है? सबसे पहले आपने बताना कि ये जो पोएम है काफ़ी ह्यूमरस है, ठीक है, समझ आए. यहाँ पे पोएट सजेस्ट कर रही है कि भाई तुम डेंजरस एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. अरे यार तुम्हारे आगे डेंजरस एनिमल होगा, शायद तुम बेहोश ही हो जाओ, बट यहाँ पे बहुत वो फनी तरीके से बोल रही है कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ बीस्ट. वो एक बीस्ट को तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो जब वो तुम पे अटैक कर देगा, ठीक है. तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जगह तुम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो. सो दिस इज वेरी ह्यूमरस, राइट, फनी. द थीम ऑफ द पोएम इज टू क्रिएट ह्यूमर. द पोएट क्रिएट्स ह्यूमर बाय सजेस्टिंग डेंजरस वे ऑफ आइडेंटिफाइंग wild animals. You can identify most of the beasts while they are attacking you. Instead of shouting for help or trying to protect yourself, you are busy in identifying the attacker. The idea creates humor. Okay, next, what changes can be seen in moon during the course of the poem The Trees? अब moon में क्या changes आ रहे थे जब poem Trees हमने पढ़े? Initially moon था, फुल मून था, शाइन कर रहा था इन द ओपन एंड क्लियर स्काई. लेटर ऑन एंड ऑफ द पोएम में मून में क्या दिख रही थी? ब्रांचेस दिख रही थी. इट वाज लाइक अ मिरर, ठीक है, फ्लैशिंग ऑन द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री, ठीक है. जैसे मैंने बताया कि जो मून है, जैसे भूत की मूवी में नहीं दिखाता है, उसमें से ट्रीज की ब्रांचेस निकल रही होती है लाइक एन ओक ट्री, वैसे ही. इनिशियली द मून इज होल एंड शाइन्स इन एन ओपन एंड क्लियर स्काई. Later the full moon is broken like a mirror and its pieces are flashing on the top of the tallest oak tree. It was something like this. ऐसे branches निकल रही थी like something. NCERT में पिक्चर भी given है, you can check. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस. तो 3 क्वेश्चन है टोटल, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं. कौन सी बुक से है? ये आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 3 क्वेश्चन है. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 और ईच क्वेश्चन 3 मार्क का है. तो मान लो ये आपका हो गया 6 मार्क का, ठीक है. Why is it difficult for हरी सिंह to rob अनिल? हरी सिंह के लिए अनिल को रॉब करना क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि अनिल उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था एंड हरी सिंह के लिए इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी पर्सन देन अ केयरलेस पर्सन, ठीक है, समझ आया. जो उसको कभी जो उसकी रॉबरी को नोटिस भी ना करे, दैट इज वाई ही डिड नॉट वांट टू रॉब अनिल. सो इट वाज डिफिकल्ट टू रॉब अनिल बिकॉज ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी सिंह हैड एवर met. According to Hari Singh, it's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man because he doesn't even notice that he has been robbed, and that takes all the pressure out of the work. Clear? Then moving on to the next question. What lesson did Ebright learn when in the 7th grade he entered a county science fair? जो 7th grade में रिचर्ड एब्राइट काउंटी साइंस फेयर में आया था, तो उसने क्या बोला, क्या पढ़ा? उससे पता लगा कि प्राइज ऐसे नहीं मिलता, इजीली नहीं मिलता, ठीक है. साइंस इज ऑल अबाउट डिस्प्ले. तो प्रॉपर हमें रियल इज नॉट ऑल अबाउट डिस्प्ले. हमें रियल एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, रियल स्टडी करनी पड़ेगी काउंटी फेयर प्राइजेस जीतने के लिए, राइट. सो एब्राइट एग्जिबिटेड स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यू एट अ कंट्री साइंस फेयर. He did not get any prize. He learned an important lesson that science is not just about display, it is about projects and real experiment. He began conducting experiment from that day onwards. ठीक है. Now next, why did Bishambar marriage with Bholi not taken place? अब बिशाम्बर की शादी क्यों नहीं हुई थी भोली से, ये बताना है. बिशाम्बर की शादी नहीं हुई थी जब वो माला गार्लैंड सेरेमनी चल रही थी,
थी, तो उसने भोली के फेस पे पॉक मार्क्स देख लिए थे, तो उससे के बाद उसने डाउरी डिमांड करी थी 5000 की, एंड भोली ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, एंड शी थ्रू गार्लन इन द फायर। तो यही बताना है। Vishamba's marriage with Bholi did not take place because at the time of garland ceremony he saw pockmarks on Bholi's face and demanded 5000 rupees. At this, Bholi refused to marry such a greedy person and threw the garland into the fire. Clear? So I hope आप लोगों को यहाँ तक समझ आया हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो 6 मार्क का है। कितने मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 10? 6 मार्क्स का है। ठीक है, कौन सी बुक में से? अगेन ये फर्स्ट फ्लाइट में से है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। क्वेश्चन क्या है? वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट वाज ट्रू इन केस ऑफ मिचबिल द ऑटर? तो इन केस ऑफ मिचबिल द ऑटर उसने कहा था कि वाटर को मूव करते रहना चाहिए। अगर वाटर मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक पोजिशन में है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट, इट इज़ वेस्टफुल। तो येस, आई थिंक द स्टेटमेंट इज ट्रू इन द केस ऑफ मिचबिल द ऑटर। ठीक है, मैक्सवेल जब मिचबिल को बाथरूम में लेके गया था, तो मैक्सवेल को पता लगा कि मिचबिल जो है पानी को देख के बहुत खुश हो जाता है, उसमें रोल करने लग जाता है, प्लंज करने लग जाता है, खेलने लग जाता है। ठीक है, तो वो ही बताना है। तो आपने मैक्सवेल के करेक्टर को बताना है, ऑटर से रिलेट करना है, और उसको बताना है कि उसको पानी कितना पसंद था। ठीक है, तो एक बार ये रीड करते हैं। Yes, I think the statement is true. In the case of Mitchell the otter, Maxwell took Mitchell on a lead to the bathroom and Mitch just went wild with joy while in water. Mitch was plunging and rolling in water. He was even shooting up and down the length of the bathtub underwater and was making too much slosh and splash. This Maxwell learned is a characteristic of otters. According to them, every drop of water must be extended and spread about the place. It was further proved when 2 days later Mitch escaped from the Maxwell's bedroom. As Maxwell entered it, Maxwell followed Mitchell, who had gone to the bathroom and was plumping to the chromium taps with his paws. Maxwell watched with surprise when Mitch turned the tap, which ultimately achieved full flow. This shows that when an otter is in the water, water must be kept on the move and made to do things, because according to the otter, otherwise it is wasted. Clear? Then moving on to the next question. Imagine Annie Gregory grows up to be a motivational speaker. As Annie Gregory writes a short speech on the importance of loving oneself. You may begin like this. Dear friend, the importance of believing in oneself can never be overstated. It becomes most important, therefore, to love oneself. I learned this as young teen, the day poet pointed out that dash. तो समझो एनी ग्रेगरी ग्रो हो गई है, मतलब शी इज़ नाउ यंग गर्ल एंड नाउ शी इज टर्न इनटू अ वुमन। एक्चुअली नाउ शी इज़ अ मोटिवेशन स्पीकर। तो आपने स्पीच लिखनी है विद द इम्पोर्टेंस ऑफ लविंग समवन। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीच लिखनी है और बिल्कुल ऐसे ही शुरू करनी है। ठीक है, लेट्स रीड दिस. Dear friends, the importance of believing in oneself can never be overstated. It becomes most important, therefore, to love oneself. I learned this as a young teen. The day a poet pointed out that men are attracted towards females' outer beauty, does it mean that not so beautiful people are not loved in this world? I think to escape this situation, an individual should invest their time in self-love. It's the unconditional support and compassion that translate to good health, great self-esteem, happiness, and well-being. Self-love allows us to fill in the gaps external sources of love may leave. No one has a better understanding of our innermost thoughts and needs that we do. Everyone is born with a unique set of characteristics, so we should not compare ourselves with others and let ourselves down. But it should not be confused with selfishness or singing one's own praises. Clear? लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी 2 क्वेश्चन है. ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 6 मार्क का है. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. All right. Reader believed that Griffin was a man without a conscience. You have a class discussion on why our conscience play a very important role in shaping our character. Present a summary of your views on this. तो आपने यही बताना है कि conscience important role क्यों play करती है. तो read करते हैं. Griffin was a man without conscience. It is true. He was not a law-abiding citizen of his country. He broke one law after another and made himself an undesirable person. He did not hesitate dropping the visor at Iping for money he needed.
He should have left a religious priest. When he was short of money, he continued his experiment without any thought of the consequences. He robbed his own father, who committed suicide because the money was not his. He attended his father's funeral without feeling sorry for his own act. Instead, he blamed his father for being a sentimental fool. He experimented on a cat with no concern for the poor creature cries of pain. He threw it out and never tried to find whether it was alive or dead. He burned down the house at Great Portland Street when the landlord and his son found about his experiment and were horrified. He was only worried about covering his trail. After becoming invisible, he committed one brutal act after another, not because they were necessary for his survival, but simply because he enjoyed doing them. The way he looted the owner of a small costume shop and left him helpless after striking him on his head spoke volume about this inhumanity. He terrorized Marvel when he was on the run, fought with policemen. His plan to spread reign of terror among people using his power of invisibility really shocked Dr. Kemp. He even tried to kill him for betraying him. In his final run from the people hunting him, he killed an old man with a rod because he bumped into him. Before his death, he had sunk to the lowest depth of a man could go and was truly a monster in human form. All the bad and immoral things that Griffin did could have been avoided if he had abided by the law of his country. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टर स्केच ऑफ माइटी थिंक टैंक. ये हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल पेपर में कर लिया एंड ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये आप बहुत अच्छे से कर लो. ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज इंट्रोड्यूस टू अस टू बी द मोस्ट माइटी, पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. He is regarded as the rulers of Mars, who is very proud of being Martians. His pride makes him consult mirror to hear self-praise. He has a quick mind and wishes to attack the Earth in a great hurry. The way he makes guesses about the book are also funny. He has respect for no one in front of him and regards other views as trifling. But still his wit is too great. He makes Omega swallow the vitamin to decipher the code. At every nursery rhyme, he prepares to go to Earth for invasion. He is also fickle-minded. One moment he orders the invasion to be taken next day, and then he orders for immediate invasion. He ordered the invasion flag to evacuate the entire planet and head for Alpha Centauri, and it is his commanding power which earns him the name of General. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर 5 ख़त्म हो रहा है एंड आई होप आपको ये सैम्पल पेपर 5 समझ आया हो एंड आपको कोई भी डाउट ना हो. अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. सो आई विल बी मीटिंग यू गाइज सुपर सून विद माई नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट सैम्पल पेपर. सो बाय बाय एवरीवन.